अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, यानी हम इसको बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट उसे ही कहा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने डाल चुका हूँ 4-5 शॉर्ट वीडियो, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, एसिड रिएक्ट विथ बोथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? साल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, प्रोड्यूस करता है साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। साल्ट प्रोड्यूस करता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्वस फॉर्म में है इसलिए यहाँ वाटर भी आ जाएगा। तो ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों, है ना। द स्पेसिफिक साल्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन द एसिड एंड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यूज्ड इन द रिएक्शन। तो हम हिंदी में बोले तो धातु जो होता है, अम्ल धातु यानी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके नमक बनाता है, पानी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है ना। बनने वाले विशिष्ट लवण जो साल्ट होता है वो अभिक्रिया में प्रयुक्त एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये याद रखना है। तो यहाँ से ये पता रहना चाहिए, देखो यहाँ से ये, जब कोई एसिड कोई मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वह सामान्य अभिक्रिया यहाँ लिखी रही है, यहाँ पे लिखी गई है ना। तो वो क्या बनाता है, जो कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे वही उसका केमिकल इक्वेशन दिया रखा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन दिया रखा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, Na2CO3 यानी क्या है ये Na2CO3 यानी कि क्या है ये है सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे 2HCl यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। साथ में क्या बन रहा है, ये रिएक्शन के बाद ये बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में NaCl, यानी NaCl बन रहा है। NaCl जो एक्वस फॉर्म में है, NaCl एक्वस फॉर्म में है। NaCl यानी कि साल्ट बन रहा है, साथों साथ साल्ट बन रहा है, यहाँ 2 गलत लिखा है, NaCl आएगा सिर्फ, है ना। NaCl साल्ट बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है। तो ये समझ में आ गया, तो ये सेम वैसे ही होगा दोस्तों, ये सेम वैसे ही होगा। तो हम बोल सकते हैं जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया रखा है, जैसे कि NaCO2 Na2CO3 है ना, Na2CO3 ये क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नमक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। वैसे ही मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ इक्वेशन लिख रखा है NaHCO3 का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सॉलिड फॉर्म में है, एसिड के साथ रिएक्ट किया इसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, साल्ट बना प्लस वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो हम बोल सकते हैं इसको एसिड रिएक्ट विथ बोथ मेटल कार्बन, यानी एसिड जो है रिएक्ट विथ बोथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टू प्रोड्यूस साल्ट, वाटर, साल्ट भी बन रहा है, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है दोस्तों, है ना। यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। Na2CO3 का मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 का मतलब यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो ये 2 चीज समझ में आया। तो ये पता रहना चाहिए क्या बनता है करके, साल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, लाइम वाटर टेस्ट को हिंदी में चूने के पानी का परीक्षण कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। जो ऊपर में अभी हमने रिएक्शन देखे उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, उस गैस का पता लगाने के लिए ये किया जाता है, ये परीक्षण, जिसे लाइम वाटर टेस्ट यानी हिंदी में चूने के पानी का परीक्षण कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जली घोल से गुजारा जाता है तो वह दूधिया हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है दोस्तों। यह रिएक्शन केमिकल कार्बोनेट के कारण बनता है। यह रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण बनता है। पानी में अघुलनशील है और चूने के पानी को बादल जैसा बना देता है। तो वही लिखा हुआ है देखो, ऑन पासिंग द इवॉल्व्ड CO2 गैस, जो CO2 गैस निकली उसको हमने पास किए, गैस थ्रो
थ्रो काय में पास किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में पास किए सॉल्यूशन से, तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। कैसा हो गया? दूधिया हो गया। लाइम वाटर कैसा कलर का हो गया? मिल्की हो गया दोस्तों, है ना, मिल्की हो गया। तो बस ये इसी से ये पता चला है हमको, लाइम वाटर टेस्ट से ये पता चला है। तो देखो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर कहा गया है ना, ये एक्वस फॉर्म में है। इससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारे तो ये CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में वाटर बनता है लिक्विड के रूप में, साथ में व्हाइट वाटर बनता है लिक्विड के रूप में। तो यहाँ CaCO3 जो व्हाइट प्रिसिपिटेट के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में, है ना, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में बनता है दोस्तों, सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो इतना समझ में आ गया। अगर हम दोस्तों इसको एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा पास करा दें, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन, अगर और ज़्यादा मात्रा में हमने इसको अगर पास करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, ये साथ में वाटर, है ना, वाटर के साथ अगर ज़्यादा पास करा दिए, तो इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, ज़्यादा पास कराए हमने, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पास करा दिए, तो ये बन जाता है फिर से, ये बन जाता है फिर से आगे बढ़ के क्या बन जाता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है दोस्तों, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है एक्वस फॉर्म में, सॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो ये होता है दोस्तों। एक्सेस अमाउंट में अगर पास करा रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट यानी ज़्यादा अमाउंट में, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन, यही रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन इस प्रकार का बन जाएगा, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में प्लस H2O प्लस CO2 ज़्यादा पास करा रहे हैं, इसी में एक और बार प्लस CO2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CaHCO3, है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है दोस्तों एक्वस फॉर्म में, सॉल्युबल इन वाटर। तो इतना समझ में आ गया। लाइम वाटर टेस्ट तो इतना ही था। चूने का पानी जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है, जो पानी में घुलने पर क्या हो जाता है, बेस हो जाता है दोस्तों, है ना। उसमें हमने जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करते हैं, तो वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है ना, प्रतिक्रिया कर लेता है। उसके बाद क्या कहता है, दूधिया बन जाता है, बादल जैसा दूधिया बन जाता है ना, लाइम वाटर इज मिल्की, दूधिया बन जाता है। तो यह प्रतिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट बनती है दोस्तों। ये जो रिएक्शन बनता है, जो दूधिया बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, जो एक ठोस प्रिसिपिटेट के रूप में पानी में घुलता नहीं और नीचे बैठ जाता है ना, सॉलिड के रूप में, जो सॉलिड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया या बादल जैसा दिखाई देने लगता है, दूधिया या बादल जैसे दिखाई देने लगता है। तो हमने इस परीक्षण का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि दिए गए नमूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है या नहीं। जो ऊपर हमने देखे थे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है या नहीं, है ना। तो उदाहरण के लिए, जब हम सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, है ना, इसीलिए करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट के बाद आगे चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में। यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, एसिड प्लस बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। देखो यहाँ पे एसिड और बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया इन दिस प्रोसेस एसिड और बेस के गुण एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज दिखाई देता है, जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रलाइज दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो वो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर बनाता है, NaCl प्लस वाटर बनाता है। तो इतना ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अगर आपको बता दूं मैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड अ बेस कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर, यही डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। इन दिस रिएक्शन ऑन एसिड न्यूक्लिफाई और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बेस, रिड्यूस कर देता है इफेक्ट ऑफ बेस ऑन वाइस वर्सा एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये डेफिनेशन अच्छी है, आप लिख सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। देखो अब क्या कहा
reaction of metal oxide with acid. When a metal oxide react with an acid, the reaction typically produce a salt and water. क्या produce करता है? Salt and water. Metal oxide are considered basic in nature, and this reaction is neutralization reaction where the acid and the base metal oxide combine to form a neutral salt and water बनाता है. Neutral salt and water हो जाता है दोस्तों. समझ में आ गया? तो उसका यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, देखो इक्वेशन दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, इज इक्वल टू नहीं एरो लगा के बताया गया, रिएक्शन हुआ साल्ट प्लस वाटर बना. तो हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे CuO ले लिए, CuO यानी कार्बन डाई नहीं, यानी हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिए हैं दोस्तों, मेटल कॉपर ऑक्साइड लिए, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए. तो ये क्या बना? कॉपर क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर बनता है. कॉपर क्लोराइड जो साल्ट फैमिली है, साथ में वाटर बनता है दोस्तों, है ना. तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये पता होना अपने को. मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड का बेस नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. समझ में आ गया? बहुत इजी था, इसको समझना है बस, है ना. तो मैं आपको हिंदी में बता दूं, जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया में सामान्य रूप में लवण यानी साल्ट और जल उत्पन्न होता है. धातु ऑक्साइड की प्रकृति में क्षारीय माना गया है ना. मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर माना जाता है. यहाँ अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों. क्या होता है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. एसिड और बेस यानी धातु ऑक्साइड मिलकर उदासीन लवण और जल बनाते हैं, बस इतना ही याद रखना है. नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस. नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना अपने को. नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे नॉन मेटल कहा गया दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये सब क्या है? ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है. तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस. नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर बन रहा है दोस्तों. ये देखो इक्वेशन देख सकते हैं आप, नॉन मेटलिक ऑक्साइड और बेस के साथ रिएक्ट करने पर साल्ट प्लस वाटर बना रहा है. नॉन मेटलिक में हमने एग्जांपल ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, और साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, और बेस ले लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्वस फॉर्म में. तो ये दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? साल्ट बना. CaCO3 बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जो एक प्रकार की साल्ट की फैमिली होती है. ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बन रहा है. नॉन मेटलिक आर एसिडिक इन नेचर. नॉन मेटलिक जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना, नेचर में. तो वही जो मैंने समझाया उसी का मतलब वही है. नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड वाटर. सिमिलरली हाउ एसिड रिएक्ट विद बेस, दिस रिएक्शन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड बीइंग एसिडिक इन नेचर न्यूट्रलाइज द बेस कर देता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है दोस्तों. बेस को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है. यहाँ पे वही तो दिया है, एग्जाम्पल के रूप में अपने को ये समझाया गया था. जैसे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? तो CaCO3 और साथ में H2O बना रहा है दोस्तों. तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक इन एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो ये दो चीज़ समझ में आ गया. मेटलिक ऑक्साइड के साथ हमने देख लिए एसिड का, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ हमने बेस का देख लिया. ये दोनों को समझ लेना है बस. अब बात करते हैं एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. अब देखिए एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन. इन वाटर एसिड जो है प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, जिसका फार्मूला H3O प्लस. यहाँ पे ये O प्लस नहीं लिखा है, ये देख लेना आप. H3O प्लस है दोस्तों, H3O प्लस, है ना. और बेस प्रोड्यूस OH माइनस यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन, है ना, बेस प्रोड्यूस करता है OH माइनस. तो यहाँ पे क्या क्या गया है? एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके अलावा हमने इसमें वाटर मिलाया. जैसे ही वाटर मिलाया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया दोस्तों. हाइड्रोनियम आयन, जिसका यहाँ फार्मूला क्या लिखा होता है? H3O प्लस एक्वस फॉर्म में. यहाँ पे प्लस आएगा O के बाद, है ना. H3O प्लस एक्वस फॉर्म में, साथ में Cl माइनस रिलीज किया इसने, साथ में Cl माइनस एक्वस फॉर्म में रिलीज किया दोस्तों. तो ये पता होना. तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं H प्लस आयन प्लस H+2 इज इक्वल टू H3O प्लस, ये है ना हाइड्रोनियम आयन. H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन. तो H प्लस H2O इज इक्वल टू H3 प्लस O हाइड्रोनियम आयन कहलाया. ये क्या कहलाया? हाइड्रोनियम आयन कहलाया.
तो समझ में आ गया। जल में जब जब हम एसिड हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है दोस्तों, जल में क्या होता है, एसिड हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन उत्पन्न होता है एसिड में, है ना, एसिड में। और बेस में क्या होता है, OH- आयंस उत्पन्न होता है। एसिड जो है एसिड हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जो जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जबकि बेस क्या करते हैं, जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन मुक्त करने के लिए वियोजित हो जाते हैं। इन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी उसके सांद्रता पर, यानी कि उसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस डिटरमाइन अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस। तो ये समझ में आया, इतना था। तो यहाँ बेस प्रोड्यूस OH- आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये याद रखना है। एसिड क्या H+ आयंस और बेस क्या OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसको देख लो। फॉर एग्जाम्पल NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये जल में मिला है हमने H2O, है ना, तो इसने Na+ एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस किया और साथ में OH- एक्वस फॉर्म में। उसके अलावा फिर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को जल में मिला है तो इसने K+ आयंस दिया, है ना, एक्वस फॉर्म में, साथ में OH- एक्वस फॉर्म में दिया। तो क्या समझ में आया इससे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाते हैं तो Mg3+ आयन, ये कितना है 3+, Mg2+ आयंस, Mg2+ आयंस दिया एक्वस फॉर्म में, साथ में इसने 2 OH- रिलीज किया, 2 OH- रिलीज किया दोस्तों, है ना, एक्वस फॉर्म में। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए कौन सा क्या रिलीज करता है। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन वाटर दैट H+ आयंस एंड OH- आयंस बाय एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बताया गया है यहाँ पे, जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वह आयनीकरण से गुजरता है। इसका मतलब यह है कि वह आयनों में टूट जाता है। एसिड का उत्सर्जन हाइड्रोजन आयन जल में अणु बनाते, ये जल के साथ मिलकर H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये भी पढ़े थे ना, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो मैंने क्या बताया, एसिड जो होता है, जो H+ आयंस के वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ था, और आपको पता ही है, जो एसिड सॉल्यूशन होता है उसका pH मान 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है। तो बस यहाँ पे यही है, उदाहरण के लिए इतना दिया हुआ है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने को एग्जाम ओरिएंटेड। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन में पता कर लिया हमने, एसिड और ये बेस के बारे में, है ना, क्या प्रोड्यूस करता है। इसके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये एक वाला एग्जाम्पल एसिड का है, ये वाला एग्जाम्पल एसिड का है, और ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एल्कलीज। तो क्या होता है ये, तो एन एल्कलीज इज अ बेस। क्या होता है, ये बेस होता है दैट डिजॉल्व इन वाटर। जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, है ना, डिजॉल्व इन वाटर। एग्जांपल के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ETC। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ऑल एल्कलीज आर बेस। ऑल जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। आर बेसिस यानी बट ऑल बेसिस, जितने भी बेस है वो एल्कलीज नहीं है, लेकिन जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं। जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेस है यानी पूरे बेस, सभी बेस एल्कलीज नहीं है, क्योंकि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये याद रखना है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है, एक ऐसा बेस होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जो पानी में एल्कलीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बेस होता है जो पानी में घुलनशील होता है। इसका मतलब है कि जब कोई अल्कली पानी में घुलता है तो वह हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है दोस्तों, OH- आयंस उत्पन्न करता है। एल्कलीज को एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों,
जाना जाता है। तो एल्कली सेम बेस ही है, तो सेम होगा इसका। एल्कली का स्वाद कड़वा होता है, एल्कली को छूने पर साबुन जैसा चिकना महसूस होता है, एल्कली लाल लिटमस को नीला कर देता है। सेम जैसा अपन ने पढ़े हैं वैसा ही एल्कलीस अम्ल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है। एल्कलीस पानी में घुलनशील होता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ETC। एल्कलीस और बेस में मुख्य अंतर एक ही है दोस्तों कि सभी एल्कलीस बेस होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कलीस नहीं होते। जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। अगर इसके हम कंक्लूजन की बात करें तो एल्कली पानी में घुलनशील क्षार होता है ना। एल्कली जो होता है वो पानी में घुलनशील बेस होता है, क्षार होता है, जिसका उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं और उद्योगों में किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब डाइल्यूशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक। डाइल्यूशन ऑन मिक्सिंग ऑन एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। डिक्रीज हो जाते हैं उसके आयंस जो होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे H3O+ आयंस जो है, H3O+ आयंस यानी जिसे हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं वो डिक्रीज हो जाता है। OH- आयंस डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि बोलेंगे अपन हाइड्रो ऑक्साइड आयन डिक्रीज हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। एंड द एसिड एंड बेस इज सेड टू द डाइल्यूशन, उसको ही बोला जाता है, एसिड और बेस को कहा जाता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन एक सरल सी मीनिंग है उसका, मतलब डाइल्यूशन क्या होता है करके अगर आपको पूछा व्हाट इज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है, तो इतनी सी उसकी डेफिनेशन है दोस्तों की। डेफिनेशन क्या, डाइल्यूशन क्या होता है, तो किसी सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होता है हम डाल रहे हैं ऊपर से, सॉल्यूट को कम कर देता है वो, है ना। सॉल्यूट जैसे हम पानी डाल रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट को मिलाए हमने तो उसमें जो सॉल्वेंट बनता है, सॉल्वेंट बन जाता है। तो दूसरे शब्दों में सीधे कहा जाए तो घोल में विलय की मात्रा को कम करने के लिए उसमें अधिक विलायक मिलाया जाता है ना, विलय की मात्रा को कम करने के लिए। इन अदर वर्ड इट इज द एक्ट ऑफ एडिंग और यानी एडिंग मोर सॉल्वेंट सच एस वाटर टू सॉल्यूशन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस, है ना। तो बस इतनी सी उसकी डेफिनेशन है। इसको हिंदी में तनुकरण कहते हैं, तनुकरण किसी विलायन यानी सॉल्यूशन में विलय की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों। डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, यही इसकी डेफिनेशन है। द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड द स्लोली इन वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या कहा गया है कि अगर आप किसी एसिड में मिला रहे हैं, आप किसी एसिड में ऐड कर रहे हैं वाटर, किसी एसिड में ऐड कर रहे हैं वाटर, तो स्लोली ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। रिएक्ट करेगा पानी जैसे ही उसमें मिलेगा और वहाँ पे हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होएगा दोस्तों। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कास्ट मिक्सचर द फ्लास आउट, क्या होगा साथ में, फ्लास आउट होगा एंड कास बर्न, वो गर्म होगा दोस्तों, टेम्परेचर हाई होगा। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक डाउन इनटू एक्सेसिव हीट जनरेट होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ इतनी सी बात कही गई है दोस्तों, कि इतनी सी बात कही गई है, यहाँ इतनी सी बात की गई है, जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो वहाँ एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में गर्मी निकलती है, इसलिए अम्ल में पानी में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके मिश्रण गर्म हो सकता है और फूट भी सकता है कांच जिसमें मिला रहे हैं अपन, है ना, छोटी भी पड़ सकता है, फूट भी सकता है, वहाँ पे दरारें भी आ सकती है, और जिससे हिसाब से मिलाना है, स्लोली मिलाना पड़ता है। तो क्या है ये, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच स्केल के बारे में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।